तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सिविल सर्विस स्क्वायर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास से शुरू करने का जो हमारा मेन पर्पस ये है वो ये है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आर हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी, या फिर आप वनडे एग्जाम में एनटीपीसी कोई ले ले, सबसे ज़्यादा कवर करता है आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास में भी अगर देखा जाए, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। और हमने जो यहाँ कंपाइलेशन किया है वो आपको देखने को मिलेगा कि हमने लूसेंट के फैक्ट और स्पेक्ट्रम से निकली हुई स्टोरी, इन दोनों को मर्ज करके पॉइंट वाइज रखने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में सिर्फ अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आपको लूसेंट स्टोरी अच्छी बना के नहीं देता है, जिससे कि दिमाग उसको रिटेन कर सके। और अगर रही स्पेक्ट्रम की बात, तो स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, 600 से 800 पन्नों की किताब है। तो आइए कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से ढंग से समझा जाए और पढ़ा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेडाइवल टाइम जब खत्म होता गया, जब मुगलों का पतन हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से जो यूरोपीय वर्ल्ड था, यूरोपीय वर्ल्ड जो था वो नए नए व्यापार के खोज में समुद्री रास्ते खोज के बाहर जा रहा था। इस समुद्री रास्ते की खोज की तलाश में उन्हें धीरे धीरे मिलता चला गया, अलग अलग स्पेस। तो जो आपको वास्को डिगामा था, एक पुर्तगाली था, जो वास्को डिगामा था वो भारत आ गया। उसके पहले भी लोगों ने अलग अलग, जैसे केप ऑफ गुड होप की खोज हुई थी, बहुत डिफरेंट प्लेसेस की खोज की थी, लेकिन वास्को डिगामा से ही मेन यूरोपियों के आगमन को माना जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्रम क्या है यूरोपियों के भारत आने का। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ भारत में। उसके बाद आते हैं 1602 ईस्वी में डच, फिर आते हैं इंग्लिश 1608 में, फिर आते हैं डेनिश 1616 में, फिर फ्रांसीसी 1664 में, और फिर स्वीडिश, लास्ट में स्वीडन भी आता है। तो ये जो क्रम है, आपको कभी कभी सीधे एग्जाम में ये सीधा सीधा क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आया था, कौन बाद आया था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ क्रम पूछते हैं, और कभी कभी वो आपसे सीधे डेट भी पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि कौन कब कैसे आया था। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली आए थे। तो जो पुर्तगाली आए थे, तो 1487 ईस्वी में बार्थोलेम्यू डियाज ने आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। दोस्तों, जो अफ्रीका के नीचे वाला पार्ट है ना, वहां पर केप ऑफ गुड होप है। तो सबसे पहले उसकी खोज 1487 यानी कि 1487 में की जा चुकी थी। तो यानी कि केप ऑफ गुड होप तक पहले कोई आ चुका था वास्को डिगामा के पहले। वहीं 1498 में वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। देखिए दोस्तों, कालीकट जो है ना, वो केरल का पार्ट है। मॉडर्न केरल अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ, अगर मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया बनाऊं, तो कालीकट केरल का एक भाग है। यहां का राजा उस वक्त जैमोरिन हुआ करता था। यह लगभग 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद, यहां पर मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है, 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद कालीकट बंदरगाह पहुंचा। अब्दुल मनीक नामक गुजराती उसका पथ प्रदर्शक था। कालीकट के राजा जैमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। देखिए, जो कालीकट वो आया, तो कालीकट आने के साथ जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। ये यहां मेंशन्ड है, ये पूछता है, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कालीकट आने पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था। अब वास्को डिगामा जब भारत आया तो उसने देखा, एक तो वो केरल के तट पे पहुंचा था, और आप जानते हैं केरल आज भी मसालों में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, उस टाइम भी करता था। तो वो वहां से मसाला ले गया यूरोप। अब एक सवाल आता है कि मसाला क्यों मसाला इतना इंपॉर्टेंट था यूरोपियों के लिए। तो देखिए मित्रों, क्या है, यूरोप वाले ज़्यादातर बेस, अपना जो भोजन बेस रखते हैं वो रखते हैं मीट पे, और मीट को अच्छी तरह से पकाने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है, और स्वाद भी बढ़ाने के लिए मसाले चाहिए। तो जो स्पाइसेस थे उनकी जरूरत मीट को बहुत ज्यादा थी, और वो स्पाइसेस पूरा जरूरत कर रहा था भारत के द्वीप केरल का वो मसाला। तो इसलिए मसाले को इतना इंपॉर्टेंस देते थे यूरोपियन। तो वापस आते हैं कि वास्को डिगामा को भारत से व्यापार में 60 गुना लाभ हुआ, अतः वह 1502 में पुनः भारत आया। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि 2 बार तो यहां मेंशन्ड है, लेकिन वास्को डिगामा भारत एक्चुअली 3 बार आया है,
और तीसरी बार में उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी। ये आप याद रखेंगे, कभी कभी सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1503 ईस्वी में, अब देखिए यहां से मैंने फैक्ट को इस तरह से लिखा है कि आप धीरे धीरे जब फैक्ट को कवर करते जाएंगे तो इनमें से आपके जो पीसीएस वगैरह के सवाल हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं आरो में कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला व्यापारिक केंद्र खोला पुर्तगालियों ने। वहीं 1505 की अगर बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पोर्तुगीज गवर्नर बना। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बकर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पोर्तुगीज के लिहाज से देखा जाए, यह द्वितीय पोर्तुगीज गवर्नर था। यह पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। देखिए संस्थापक दो होते हैं, एक जिसने फाउंड किया और दूसरा जिसने उसको स्टैब्लिश करके उसकी कीर्ति बढ़ाई, उसका पावर बढ़ाया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाया, उसे हम कहते हैं रियल फाउंडर। तो ये अल्बकर्की के साथ यहां पे, अल्बकर्क के साथ यहां पर सही बैठता है। तो 1510 ईस्वी में कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रेरित करने पर यूसुफ आदिल शाह यानी कि इस्माइल आदिल शाह विजापुर से गोवा विजिट किया। ये एक पॉइंट बनता है कि किसके कहने पर, तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे उनके कहने पर ऐसा हुआ। तो आप देख रहे हैं जो कॉन्टेम्पररी टाइम है ये चल रहा है जब साउथ में कृष्णदेव राय सत्ता में हैं। अब देखिए नीनो डी कुन्हा नामक पुर्तगाली गवर्नर ने 1503 ईस्वी में कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। पहले देखिए आप देख रहे थे कि शुरुआत में इनकी जो पहले कार्यालय थी वो कोचीन थी, लेकिन ये एक बार पूछा जा चुका है कि किसने कोचीन से गोवा कैपिटल ट्रांसफर किया, तो इसका नाम था नीनो डी कुन्हा, ये आप नहीं भूलेंगे। जबकि 1961 तक गोवा ही पुर्तगालियों की राजधानी रही। देखिए दोस्तों पुर्तगीज के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सबसे पहले आए थे और ये सबसे बाद में गए थे। अच्छा, पोर्तुगीज यहाँ पर आ गए हैं, स्टैब्लिश कर लिया है, फैक्ट्रीज खोल ली है, कैपिटल बना लिया है, कैपिटल चेंज भी कर लिया, तो कुछ नीति भी थी उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट नीति थी नीले पानी की नीति, जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। पुर्तगालियों का समुद्र में एकाधिकार था, वे स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। देखिए बात क्या है कि सागर, वो आए थे समुद्री मार्ग से, तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र का उनको गहन अध्ययन था और उनके आने से पहले कंपास का जो समुद्री यात्रा में सहायक होता है नेविगेशन में, कंपास, वो काफी अच्छे जो ज्ञानी माने जाते थे कि समुद्र में उनका काफी अच्छा पकड़ था। तो धीरे धीरे उन्होंने समुद्र को ही अपना व्यापार पैदा करने का अड्डा बना लिया और उन्होंने लगा दी ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि वो अपने को सागर का स्वामी मानते थे। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। देखिए एस्तादो द इंडिया इन्होंने पुर्तगाल के सामुद्रिक साम्राज्य तक का नाम रख दिया था। अब ये तो थी पहली सिस्टम जहां से वो कमाते थे। दूसरा था कार्टेज सिस्टम। अरब सागर में व्यापार करने के लिए सभी जहाजों को पुर्तगालियों से कार्टेज यानी परमिट प्राप्त करना अनिवार्य था। यानी एक तरह से ये यहाँ लाइसेंसिंग शुरू कर दे रहे हैं। एक तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगा ही दी कि समंदर तो भाई हमारा है, हम यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। दूसरा इन्होंने लगा दिया कार्टेज सिस्टम अरब सागर में, जहां से कि आपको जहाजों को पुर्तगालियों से कार्टेज यानी परमिट प्राप्त करना अनिवार्य था। तो और यहां तक कि भारत के बादशाह जो उस टाइम अकबर थे, उन्होंने भी पुर्तगालियों से कार्टेज लिया था यानी परमिट लिया था। दूसरा था आर्मेडा काफिला सिस्टम। इसके तहत पुर्तगाली सभी व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करवाते थे और इसके बदले में सुरक्षा कर लेते थे। देखिए वो सुरक्षा प्रदान ये था कि जो जहाज जा रही है उस पर कोई हमला होगा या फिर किसी तरह का लूटमार मचेगा तो उससे ये बचाएंगे। तो ये जो तीन पॉलिसी आपके सामने आपने देखा, एक कार्टेज सिस्टम, एक आर्मेडा काफिला सिस्टम और एक नीले पानी की नीति, ये उनका कमाने का बहुत अच्छा साधन था। वहीं 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। देखिए पुर्तगालियों को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया था। मक्का और तंबाकू की खेती ये पुर्तगाली लाए। देखिए जहाज निर्माण, ऑब्वियस सी बात है कि ये इस कला में निपुण थे, इसीलिए जहाज निर्माण का जो श्रेय है ये इनको जाता है। और स्थापत्य कला की गौथिक शैली, देखिए आज भी अगर आप गोवा जाएंगे तो आप वहां की बिल्डिंग्स देखेंगे तो आपको कुछ बिल्डिंग्स वैसे ही दिखेंगे जिनकी ऊंची उठी छतें होती हैं, नुकीली मेहराबें और बारीक साज सज्जा, कुछ इस तरह का जो है उनकी छतों का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा कुछ देखेंगे गोवा अगर आप जाएंगे कि जो टॉप होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कालांतर में पुर्तगाल में भारत स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सके। देखिए
अगर इतना डोमिनेटिंग सिस्टम था, सब कुछ था, तो वो लेकिन वो स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सके, वो यहाँ परमानेंटली डोमिनेट नहीं कर सके। उसका एक रीजन था, सोने की खानों के कारण दक्षिण अमेरिका पर अधिक ध्यान दिया। देखिए उस वक्त वो ढूंढने निकले थे, सब के सब खोज रहे थे, यूरोपियन कंट्री जो है कि कहाँ क्या मिलेगा। तो सोने की खान के कारण जो दक्षिण अमेरिका है उस पर उनका ध्यान ज्यादा चला गया। ब्राजील का पता लग जाने पर पुर्तगाल की उपनिवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। अब उसी टाइम ब्राजील का पता चल गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राजील और साउथ अमेरिका ने उनका ध्यान खींच लिया। और दूसरी तरफ धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अगर मैं ये कहूं कि पुर्तगालियों का बेड़ा गर्क करने में इस नीति का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये सच बात है। देखिए वो जबरन धर्मांतरण करना चाहते थे। पुर्तगाली मुसलमान ट्रेडर्स को देख नहीं सकते थे, अरब के व्यापारियों से उन्हें प्रॉब्लम था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जबरन धर्मांतरण करने के कारण लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है और उनका विरोध हो जाता है। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये जो जबरदस्ती पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, या फिर जबरन धर्मांतरण, या फिर मुसलमानों के प्रति उनका गलत रवैया, ये सब उनके पतन का मेन कारण बना। देखिए आरंभ में अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। देखिए पुर्तगालियों के आने के पहले यहाँ पर मर्चेंट के नाम पे अरब थे, क्योंकि अरब का लैंड रूट बनता था, तो वो आसानी से आके यहाँ पर बिजनेस कर लेते थे। लेकिन जो बाद में पुर्तगाली आए तो अरब ने इनका विरोध किया। और यह इंपॉर्टेंट है कि अरब क्यों नफरत करते थे पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों के दुश्मनी का यह भी एक कारण था। देखिए पेट्रो अल्वारेज कैब्राल वास्को डिगामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री था। यह आप याद रखेंगे, एक बार यह पूछा गया है इसलिए यहां पर नोट करके डाल दिया गया है। 1542 ईस्वी में गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भारत आया था। देखिए दोस्तों एक सेंट आए जेवियर। देखिए इन्हें लाने का एकमात्र कारण था, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, धर्मांतरण। जी हाँ, धर्मांतरण बहुत बड़ा कारण था इनके पतन का, और धर्मांतरण के लिए ही जेवियर को भारत लाया गया था। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं डच। 1596 ईस्वी में कार्नेलियन डे हस्तमान पहला डच यात्री भारत आया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच व्यापारिक कोठी खोली गई। 1653 ईस्वी में चिंसूरा बंगाल में मुख्य डच का केंद्र बना। चिंसूरा का डच किला गुस्ताबूस फोर्ट कहलाता था। यह सवाल सीधे सीधे एक बार पूछा गया है कि चिंसूरा के डच के किले का नाम क्या था, तो इसका नाम गुस्ताबूस फोर्ट था। और 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि ये अंग्रेज और डचों के बीच हुई, और अंग्रेजों की तरफ से उनका बहुत ही चालाक सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, जो बाद में आप देखेंगे गवर्नर जनरल भी बनेगा। और डच की तरफ से जो थे वो हार गए, और इस तरह से चुनौती समाप्त हो गई। डचों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर अधिक ध्यान दिया, क्योंकि उनकी मसालों का, देखिए डचों का राजनीतिक ज़्यादा महत्व था नहीं, मसालों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर ज्यादा ध्यान दिया। और कालांतर में डचों ने अपना मुख्य केंद्र इंडोनेशिया को बना लिया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पोर्तुगीज और डच एक साथ फिनिश किया। इसमें आप देखेंगे जितने भी फैक्ट हैं बहुत ज्यादा समराइज करके डाले गए हैं। जितने भी फैक्ट डाले गए हैं आप कोशिश करेंगे आप उन फैक्ट्स को याद कर लेंगे, और फिर हम लोग अगले सीरीज में, अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।